नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक नए डिसीजन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो वोट होते हैं और उन वोटों की काउंटिंग, उनकी रिकाउंटिंग, हम सब जानते ही हैं कि बहुत सारे विवाद इस विषय पर ही, और अपोजिशन हमारे देश का तो लगातार इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है कि भाई ईवीएम गड़बड़ है। वो जब चुनाव हारते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है। फिर अभी उन्होंने नया रोग पाल लिया है, और वो नया रोग ये पाल लिया है कि भाई जो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है वो गलत है। ईवीएम उनका पहला इशू है। दूसरा, ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम सेट हो सकती है। ये सब कुछ विरोधियों का हथियार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो जजमेंट आया है, मुझे लगता है उसको देखकर विरोधी खुश तो बहुत नहीं हुए होंगे, लेकिन हाँ, तसल्ली जरूर मिली होगी कि एक रास्ता उनको नया मिल गया है डिस्टरबेंस करने का। हालांकि रिकाउंटिंग को लेकर अभी तक का जो कानून है, मैं पहले बता दूं कि ईवीएम को लेकर हमारे देश में अभी तक कौन से मुख्य केस आ चुके हैं। एक तो ईवीएम अपहेल्ड हो सकती है कि नहीं हो सकती, मतलब ईवीएम सिक्योर है कि नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी ने 2007 में फाइल किया था। 2007-8 का डिसीजन, फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी का ही 2013 का एक जजमेंट, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2007-8 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिक्योर है, और 2013 में कहा था भाई बहुत ज्यादा है तो वीवीपीएटी लगा दिया जाता है। वीवीपीएटी मतलब वोटर वेरिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेल। फिर उसी मामले में उससे पहले चंद्रबाबू नायडू वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केस आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीवीपीएटी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो अभी तक केस आए हैं वो नोटा का केस था 2003 का, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि भाई राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टेचुटरी राइट है। राइट टू रिजेक्ट भी राइट होना चाहिए, और राइट टू रिजेक्ट जोड़ दिया था, जिसको आप आज नोटा के रूप में जानते हैं। ये कुछ बड़े केस थे जो अभी तक आए। इसके अलावा आर्टिकल 329 जब हम पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई जो वोट पड़ गया, एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, और ऑटोनोमस बॉडी इस लेवल की होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सरकार हटा नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हटाना, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हटाना है, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो एक जज को हटाने की प्रक्रिया होती है। जैसे यशवंत वर्मा की प्रक्रिया चल रही है, उतना ही सारी झंझट उसमें है जितनी की एक जज को हटाने की प्रक्रिया में है। और लिखा भी यही है 324 में कि भाई किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए वो प्रक्रिया अपनाई जा सकती। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज सीट एक्सेप्ट द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस, फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस। अब आप सोचिए कि अगर वो जज के लेवल की ऑटोनॉमी है, तो फिर कैसे हटाया जा सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार दबाव नहीं बना सकती, हाई कोर्ट के ऊपर दबाव नहीं बना सकती, जजेस के ऊपर दबाव नहीं बना सकती, इवन वो लगातार सरकार के अगेंस्ट में अगर उनको मैटर मिलता है तो जजमेंट भी करते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सरकार कैसे हटा सकता है? अगर ये कहे विरोधी कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा है, तो टोटली रॉन्ग है। उसका इलस्ट्रेशन ये है कि जेएम लिंगदो का मामला था। आपको याद होगा कि 2002 में गुजरात के गोधरा होने के बाद 2002 में सरकार भंग हो गई थी। पहले इस्तीफा दे दिया था मोदी जी ने, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और केंद्र में भी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी की सरकार हुआ करती थी। सरकार जल्दी चुनाव करवाना चाहती थी, लेकिन जेएम लिंगदो उस समय मुख्य चुनाव आयोग हुआ करते थे, उन्होंने जल्दी चुनाव करवाने से मना कर दिया।
कंडीशन ये भी फंस गई, एक एक लीगल एनोमली ये फंस गई कि आर्टिकल 174 ये कहता है कि दो विधानसभाओं के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। जीएम लिंगदो उसको लंबा खींचने के मूड में थे और जीएम लिंगदो ये कह रहे थे कि नहीं, ये मामला जो है वो जब तक हम ये सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि फेयर चुनाव होने की स्थिति आ गई है, वहां नॉर्मलसी बहाल हो गई है, वहां वोटर सही से लिस्ट हो गए हैं, वोटर लिस्टों का अपडेशन हो गया है, तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। उस समय केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंट के माध्यम से आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, यानी कि रेफरेंस मांगा था। उसको रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2002 कहा गया। रेफरेंस नंबर 1 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि चुनाव आयोग एक ऑटोनमस बॉडी है, चुनाव आयोग को हम बहुत डायरेक्शन नहीं दे सकते। और जहां तक बात रहती है आर्टिकल 174 और 324 की, तो फिर आर्टिकल 324 में ज्यादा पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, 6 महीने से ज्यादा का विधानसभा सत्र बढ़ाया जा सकता है, उसका गैप हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के फेयर फ्री इलेक्शन करवाने की पावर को सबोटेज नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि उस समय बीजेपी की केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, और जेम लिंगदो अपने मन की कर पाए थे और उनके अनुसार ही चुनाव हुआ था और उनके अनुसार ही सब कुछ हुआ था। वो 5 जजेस की बेंच ने रेफरेंस दिया था। जहां तक आजकल आधार का मैटर चल रहा है, तो आधार के मैटर में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सवाल है वो अजीबोगरीब है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है चुनाव आयोग ऑटोनमस बॉडी है, इसलिए हम उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, कुछ गड़बड़ियां ढूंढ के लाइए तो हम उसको फेयर करवाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की जो पावर है, उस पावर की वैलिडेशन को हम चैलेंज नहीं कर सकते। वो उसके पास पूरी पावर है कि वो वोटर काटने का, वोट बढ़ाने का और फेयर इलेक्शन करवाने का, फेयरनेस अगर कहीं समस्या है तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे। और यही मुझे लगता है कि अभी इस वाले केस में भी उन्होंने उतना ही किया है कि भाई जो लोग रह गए हैं उनकी लिस्ट पब्लिश कर दी जाए, उनको वेबसाइट पर डाला जाए, उनको नोटिस किया जाए, उनको चस्पा किया जाए, उनको अवसर दिया जाए, उनके नाम पब्लिश कर दिए जाए, उनको सर्चेबल कर, सब कुछ ऑर्डर कर दिए। अब एक और केस हरियाणा का आया। मामला तो 2022 का है, लेकिन डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने अभी किया। 2022 में पंचायत का चुनाव वहां हो रहा था। पंचायत के चुनाव के दौरान एक पंचायत जो जो सरपंच का चुनाव है, उस चुनाव में एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हुई कि किसी एक कैंडिडेट को, यानी कि कुलदीप सिंह नाम के कैंडिडेट थे, कुलदीप सिंह को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि वो हो गए। बाद में जो चुनाव करवाने का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसको यह एहसास हुआ कि नहीं, काउंटिंग में कुछ गड़बड़ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दोबारा काउंटिंग करवा दी। दोबारा काउंटिंग करवाने के बाद पता लगा कि कुलदीप सिंह जो हैं वो तो पीछे चले गए और 51 वोट और निकल आए मोहित कुमार के। मोहित कुमार के 51 वोटों की वजह से मोहित कुमार को सरपंच घोषित कर दिया गया। कुलदीप सिंह हाईकोर्ट चले गए, पहले ट्रिब्यूनल के पास चले गए। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि देखो, जो चीज एक बार, मतलब ट्रिब्यूनल ने कुलदीप सिंह के पक्ष में ऑर्डर कर दिया। और चैलेंज क्या किया गया? चैलेंज ये किया गया कि एक बार सर्टिफिकेट इशू हो गया तो उसके बाद केवल इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही, आर्टिकल 329 में इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही चैलेंज किया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अधिकार नहीं है कि वो सर्टिफिकेट बदल सके। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, मोहित कुमार हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह के पक्ष में यह कहते हुए ऑर्डर किया कि बात बिल्कुल ठीक है, अगर चुनाव को चैलेंज किया जा सकता है, चूंकि आर्टिकल 329 ये कहता है कि चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया में चुनाव आयोग के किसी भी डिसीजन पर जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता। ये कहा गया है आर्टिकल 329 में, एक्सेप्ट द इलेक्शन पिटीशन। तो चूंकि ये इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए कुलदीप सिंह का जो फाइनल है, भले ही गलत तरीके से उनको सर्टिफिकेट दिया गया हो, लेकिन कुलदीप सिंह ही सरपंच रहेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट मोहित कुमार ले आए। तो सुप्रीम कोर्ट में मोहित कुमार के केस की रूलिंग बनी, मोहित कुमार वर्सेस कुलदीप सिंह एंड अदर्स, 2025 सुप्रीम कोर्ट। 2025 की सुप्रीम कोर्ट के जो डिस्प्यूट मेन था वो ये था, क्या इलेक्शन पिटीशन के बगैर भी, चूंकि बाद में वो इलेक्शन पिटीशन डाली गई थी, मतलब मोहित कुमार इलेक्शन पिटीशन लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन पिटीशन में क्या किया कि अपने रजिस्ट्रार के ओएसडी को अधिकारी बनाकर दोबारा रिकाउंटिंग करवा दी।
रिकाउंटिंग में मोहित कुमार ही विजय पाए गए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने दोबारा करवाया था, यानी कि दोबारा काउंटिंग करवा कर 51 वोट निकाल लिए थे। मोहित कुमार जब जीते हुए पाए गए और ओएसडी मतलब रजिस्ट्रार, टेम्परेरी रजिस्ट्रार जिसको ओएसडी कहा गया, टेम्परेरी रजिस्ट्रार ने उसकी काउंटिंग करवाई है सुप्रीम कोर्ट के। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर कर चुका है तो क्या जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी रूलिंग दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशरी के ऑब्जर्वेशन में अगर रिकाउंटिंग की जाती है तो देयर इज नो ग्राउंड टू चैलेंज इट एंड देयर इज नो ग्राउंड टू डाउट इट। इस पर कोई वजह नहीं है कि इस पर डाउट किया जाए और कोई वजह नहीं है कि इसको चैलेंज किया जाए। चूंकि सारी रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, इसलिए रजिस्ट्रार के द्वारा जो काउंटिंग करवाई गई है वो काउंटिंग फाइनल है। और फिर से उन्होंने नीचे ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करते हुए ये कहा कि हम आदेशित करते हैं और ये प्रिंसिपल सिद्ध करते हैं कि अगर जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में दोबारा काउंटिंग की जाए तो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन की दोबारा की काउंटिंग वैलिड है, मान्य है और इसको जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 329 के जो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही चैलेंज किया जा सकता है उसके दायरे से बाहर है। चूंकि जुडिशरी ने स्वयं ऑब्जर्व करवाया है इसलिए जुडिशियल इंटरवेंशन न मानकर इसको फेयरनेस मानना चाहिए और फेयरनेस के लिए ये ठीक है। मैं फिर से सिद्धांत बताता हूं, क्योंकि सिद्धांत ये था कि रिकाउंटिंग क्या की जा सकती है, रिकाउंटिंग के बाद गलत हो गया, क्या वंस रॉन्ग विल ऑलवेज बी रॉन्ग। एक बार पहली बार में काउंटिंग हो गई, अब चैलेंज क्या किया गया था इसमें? जो चैलेंज ये किया गया था कि साहब इलेक्शन, ये जो ईवीएम है, ये जो वोटिंग है, इसमें ये है, इसमें वो है, वो गड़बड़ है, ऐसा गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ईवीएम, ये जो वोटिंग है, वोटिंग के पूरे प्रोसीजर पर कोई सवाल नहीं है, वोटिंग के मैकेनिज्म पर कोई सवाल नहीं है, केवल और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं है, सभी बूथों की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं है, केवल एक बूथ पर काउंटिंग को लेकर प्रश्न है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सारा खेला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मातहत वो आता है और जिसने भी उसको काउंटिंग किया, ये तो कोई एक व्यक्ति के द्वारा ये सारा रचा गया या उसकी भूल या उसकी गड़बड़ी या उसने गड़बड़ी की है, इतना ही केवल कंसिडर किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया में जो वोटिंग के राइट हैं, जो वोट डाले गए, जो वोट बनाए गए, जो वोट काउंट किए गए, काउंटिंग का जो प्रोसीजर अपनाया गया, इसमें किसी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ईवीएम वोट्स की रिकाउंटिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में होती है तो वो फाइनल और बाइंडिंग होगी, और साथ में हाई कोर्ट को आदेश दिया कि इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, इसको अब दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा और ना ही अब इसको इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से रीओपन किया जाएगा, क्योंकि हमने अपने रजिस्ट्रार को भिजवाकर उसकी अध्यक्षता में यह सब कुछ करवा दिया है। चूंकि हमारी ऑब्जर्वेशन में हुआ है इसलिए अब इस विषय पर कोई भी दूसरी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं। मजे की बात यह है कि मोहित कुमार, जिनके अगेंस्ट में पहले सर्टिफिकेट दे दिया गया था, मोहित कुमार 3 साल, चूंकि 3 साल बीत चुके हैं और पंचायत का चुनाव हुए, अब 2 साल फिर से रह गए, तो 2 साल के लिए पंचायत के अध्यक्ष होंगे। लेकिन हाँ, ये उनकी एक सामरिक जीत है, ये उनकी लीगल जीत है। इस जजमेंट ने एक नया रास्ता अपोजिशन के सामने खोल दिया है और नया रास्ता यह खोल दिया है कि जुडिशियल इंटरवेंशन तो नहीं हो सकता, लेकिन जुडिशरी रिकाउंटिंग अगर अपने ऑब्जर्वेशन में करवाती है तो फिर रिकाउंटिंग का रिजल्ट फाइनल होगा। इसके लिए इलेक्शन पिटीशन की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन पिटीशन को यहां फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है और लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन का मतलब है कि इतने सदस्य लेकर आओ, इतने सदस्यों के साइन होने चाहिए, इतने लोग चैलेंज करेंगे, इतना उसका ग्राउंड होना चाहिए, इतना इसकी पैसे होने चाहिए, इतनी इसकी फीस होनी चाहिए। बहुत लंबा प्रोसीजर इलेक्शन पिटीशन का होता है, तो इलेक्शन पिटीशन की अब आवश्यकता नहीं। एक चीज पंचायत के चुनाव में खूब देखने को मिली या बाकी चुनावों में भी देखने को मिलती है, हमने सबने ये बात सुनी हुई, साहब फलाना का वोट काउंटिंग हो रही थी, होते होते वो जीत तो वो रहे थे, अचानक सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको दे दिया। ये बहुत सारे चुनावी गड़बड़ी की शिकायतें हमारे देश में चलती हैं और कहा भी जाता है कि पंचायत चुनाव में
सर्टिफिकेट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो दे देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिलवा देता है, या वो करवा दिया और वो प्रेशर में हो गया, सरकार के पक्ष में हो गया, सरकार के दबाव में हो गया। अब चूंकि हमारे देश में इलेक्शन तो ईवीएम से ही होता है और वो सिक्योर सेफ भी होता है और उसका डेटा मैनेज भी करना पड़ता है, इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति अब भविष्य में मेंटेन होती है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किसी को सर्टिफिकेट दे देती है, तो फिर वो जुडिशियल इंटरवेंशन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में रिकाउंटिंग करवाई जा सकती है और वो काउंटिंग वैलिड है। इलेक्शन पिटिशन की आवश्यकता नहीं है, लंबे प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो 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 कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में होगा ये फाइनल मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बड़ी रूलिंग है मोहित कुमार की। मोहित कुमार वर्सेस संदीप सिंह, हरियाणा का चुनाव था और ये पूरे देश में अब लोगों को लहर इस बात की दौड़ेगी कि जहां ये आरोप लगाए जाते हैं कि सर्टिफिकेट गलत तरीके से दे दिया गया है, वो सारे आरोपों का खुलासा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हाई कोर्टों में अब पिटिशंस की भरमार होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में भी भरमार होने वाली है। इसके बाद कोई नई रूलिंग इस विषय पर आएगी और तब यह बताया जाएगा कि वाकई में कब और किन परिस्थितियों में रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में इसको मेंटेन किया जा सकता है। तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड किया 2 जजेस की बेंच ने, उसके विषय में हमने चर्चा की। मोहित कुमार वर्सेस कुलदीप सिंह 2025 आईएनएससी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।